नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुजीत यादव स्वस्थायु आयुर्वेद की तरफ से आप सभी लोगों का रिमझिम वाला स्वागत करता हूं। जी, ये रिमझिम वाला स्वागत इसलिए क्योंकि वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी है। भारत के कई राज्यों में बारिश कुछ हफ्ते पहले ही शुरू हो चुकी थी और कई राज्यों में वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है। तो आज हम इस वर्षा ऋतु या बारिश का मौसम या रेनी सीजन के बारे में चर्चा करेंगे। इस वर्षा ऋतु में विशेष आहार क्या होना चाहिए। याद रहे तो दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो ऋषुचर्या के बारे में, ऋतुचर्या के बारे में अगर आपने देखा है तो मैंने हर वीडियो में आपसे ये बात बोली थी कि इस ऋतु में जो भी ऋतु आएगा उस ऋतु में विशेष आहार के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो आहार क्यों खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, और इस ऋतु में होने वाले रोग, कई प्रकार के रोग होते हैं, वो रोग से कैसे बचे जाए। अगर किसी को वह रोग है तो वो रोग बढ़ जाते हैं, तो उन रोगों से भी कैसे बचा जाए। तो इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा। बीच में वीडियो छोड़ देंगे तो कुछ चटपटी चीज़ें आपकी रह जाएंगी इस वर्षा ऋतु वाली। तो शुरू करते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। पान भोजन संस्कारान प्राय शोधरान वितान भजेत व्यक्तम ललवन स्नेहनम वात वर्षा कुले हानि विशेष शीते भोक्तव्यम वर्षा सनील शांत है। दोस्तों, ये वर्षा ऋतु जो है, ये इसके पहले वाला जो ऋतु था वह ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का सीज़न था और अचानक बारिश का सीज़न आ जाता है ना। तो अचानक बारिश का सीज़न आ जाता है और पूरा वातावरण, पूरा क्लाइमेट ही ऐसे अचानक चेंज हो जाता है गर्मी से, और वो एक ठंडे ऋतु में आ जाता है। आप देखोगे वो सूरज की तपती धूप और वो सूरज की तेज अचानक गायब हो जाती है क्योंकि बादल छा जाते हैं और वातावरण पूरा जैसे धीरे धीरे जैसे बारिश बढ़ती जाएगी, अभी तो शुरुआत हुई है, जैसे जैसे बारिश बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वातावरण और ठंडा होते जाता है। तो इस वातावरण जो ठंडा हो जाता है, इस ठंडा होने के कारण वायु 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 प्रकोपित होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। वात जो आयुर्वेद में कहा जाता है उसके प्रकोपित मतलब उसके बढ़ने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं, और उससे रिलेटेड जो रोग होते हैं वो बढ़ने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। किसी को यह रोग है तो उस रोग भी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए इस वर्षा ऋतु में जो विशेष आहार हम आपको बताएंगे तो वो आपको उससे बचाएगा, उसको बढ़ने नहीं देगा, और कुछ चिकित्सा वगैरह बताएंगे तो उससे आप उस तरह से बच सकते हो। तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि पान भोजान संस्कारान प्राय श्रोत्रान वितान भजेत। यहाँ ये जो भी आप लिक्विड ले रहे हैं, जैसे कि अगर आप दूध पी रहे हैं या आप पानी पी रहे हैं तो उसमें हनी, शहद, मध जिसे कहते हैं वह डाल के ज़रूर पीजिए। ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है, थोड़ा सा डाल के आप उसे पीजिए। खास करके जब बारिश हो रहा है, कभी कभी आपने देखा हो कि लगातार 1 2 3 4 दिन बारिश शुरू रहती है। कई हमारे भारत के राज्यों में तो हफ्ते भर से ज़्यादा बारिश शुरू रहती है, और ऐसे समय पे आप अगर पानी पी रहे हैं तो पानी जो है उसमें मध डाल के पिए। दूध का सेवन कर रहे हैं तो दूध में मध डाल के पीजिए। आप बच्चों को भी दे सकते हैं, जवान हैं उनको भी दे सकते हैं, बुजुर्ग हैं उनको भी दे सकते हैं। बस अगर किसी को कोई रोग है तो अपने चिकित्सक के साथ सलाह लेने के बाद ही दें। दूसरा श्लोक में दूसरी लाइन जो अगर आप देखेंगे, यहाँ नीचे देखो दूसरी लाइन जो लिखा है हमने, व्यक्तम लवण स्नेहनम। ये बहुत ही विशेष है। अम्ल लवण स्नेहनम है ना। अम्ल का मतलब है कि खट्टा, और लवण जो है नमकीन, स्नेहनम मतलब थोड़ा सा ऑयली। तो ये देखो क्या कॉम्बिनेशन है, अम्ल लवण स्नेहन। ये इतना सोच के मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आयुर्वेद एक बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही साइंटिफिक। ये इतना विचार करता है आपकी सेहत के बारे में कि बताना मतलब आप उसे बस महसूस कर सकते हो। और इतना छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ध्यान दिया जाता है, और उसे अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी इम्यूनिटी बनी रहती है, आप रोग से होने से बच सकते हो। तो अम्ल लवण स्नेहन मतलब खट्टा भी होना चाहिए, नमकीन भी होना चाहिए, और थोड़ा सा ऑयली भी होना चाहिए। ऐसे कई आहार हैं, ऐसे कई आहार हैं। तो एक विशेष आहार है अचार, है ना। अचार जो आपने बनाया था, पिकल, है ना, पिछले घर में मम्मी ने, महिलाओं ने, किसी ने भी बनाया होगा, तो वो गर्मी के सीजन में देखो हम बनाते हैं उनसे। देखो ये साइंस देखो कितना नेचर से जुड़ा हुआ है कि गर्मी के सीजन में हमने जो बनाया था, अब वो ये सीजन में हम खाएंगे। अब वो तैयार हो जाता है 1 महीने के बाद, उसे हम रखते हैं। जिस तरह उस प्रक्रिया सभी आप जानते हैं। तो उसके बाद अब वो तैयार हो चुका होता है खाने के लिए। तो
गर्मी के सीजन में हमने बनाए हुए आहार, यही यही विशेषता है हमारे भारत के कल्चर की, यही विशेषता है आयुर्वेद की कि आयुर्वेद आगे का भी सोचता है और नेचर के बारे में टिपिकल वो सारी चीज़ें सोचता है। तो उस अचार का सेवन आप इस ऋतु में कर सकते हैं। ध्यान देना, मैं फिर कई बात विशेष कह रहा हूँ कि अचार जो होता है वो काफ़ी अम्ल होता है, खास करके आम का अचार अम्ल होता है, थोड़ा तीखा होता है, थोड़ा खट्टा होता है और नमकीन की तरह होता है, उसमें तेल भी होता है। तो ये सारी चीज़ें देखो आ गई उसमें, अम्ल, लवण, स्नेहन, इसका सेवन आप कर सकते हो। और लेकिन ध्यान देना, अगर किसी को कोई बीमारी है तो विशेष करके वह अपने चिकित्सक से, वह अपने डॉक्टर से, आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही उसे ले, क्योंकि अचार से कभी कभी कई लोगों को कुछ बीमारियां हो जाती हैं, कुछ स्किन के डिजीज वगैरह होते हैं, तो उसमें नहीं लेना। तो मैं जितने भी आहार बताने वाला हूँ, तो विशेष करके अगर आपको कोई बीमारी है तो पहले आप अपने चिकित्सक से पूछने के बाद ही उसे आहार का सेवन करें। एक नॉर्मल पर्सन अच्छी तरह से सेवन कर सकता है। तो अचार हो गया। और उत्तर भारत में खटाई करके होता है, वो भी अचार की तरह ही बना जाता है, लेकिन वो सूखा होता है, उसमें भी तेल होता है, तो वो भी नमकीन होता है, उसका आप सेवन कर सकते हो। और विशेष एक आहार दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब घनघोर घटा छाती है, धीमी धीमी मिट्टी की खुशबू आती है, क्यों इस वर्षा ऋतु में गर्मा गर्म पकोड़े की चाहत हो जाती है ना। तो गर्मा गर्म पकोड़े की भी चाहत होती है, भजिया जिसे कहते हैं, तलने का मन करता है यार, बिजली कड़क रही है, बादल छाया, वर्षा हो रही है, अब गर्मा गर्म पकौड़ा हो जाए। तो गर्मा गर्म पकोड़े का मन इसीलिए करता है क्योंकि जब वो, मैं फिर से बता रहा हूँ, वातावरण पूरा ठंडा हो जाता है और शरीर के अंदर वायु प्रकोपित होना शुरू हो जाता है उस ठंडे के कारण, क्योंकि वायु का यह गुण है, जहाँ ठंडा होगा वहाँ वायु आपको बढ़ने के चांसेस होते हैं। और वर्षा ऋतु, इसके कारण शरीर में ड्राइनेस भी, रुक्षता भी आने के चांसेस हो जाते हैं। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम ये आहार का सेवन करते हैं। पकोड़े, प्याज के पकोड़े हो गए, मूंग के पकोड़े हो गए, कई लोग पीले मूंग दाल के पकोड़े बनाते हैं। तो इस तरह से आप बना के उसका सेवन कर सकते हैं। ध्यान रहे, बनाते समय उसमें तेल, जो आप खाते समय तेल ऐसे ऐसे रखें कि उसका तेल काफ़ी निकल जाए, तो वो ज़्यादा मज़ा देगा। और दोस्तों, इसको खाने के बाद आयुर्वेद में बहुत सारे औषधियाँ होती हैं, आसव अरिष्ट होते हैं, आसव अरिष्ट करके आते हैं, यह आपके रोग के अनुसार, यह आपके प्रकृति के अनुसार बनते हैं। तो वो भी आप अपने चिकित्सक की सलाह के हिसाब से ले सकते हैं। इसको खाने के बाद इसे पीना है, और यह पीने से क्या होता है कि वह पच जाता है, वह कोई विकार आपको निर्माण नहीं करता है। तो पकोड़े का मजा ले। और पकोड़ों के मजा लेने के बारे में एक विशेष श्लोक भी आता है आयुर्वेद में, दिव्य कोपम श्रुतम चा अम्बो भोजनम त्वति दुर्दने। तो ये जो विशेष बोला गया है, ये जो लाइन, जो श्लोके की लाइन बोली गई है, देखो कितना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि कितना सोच समझ के हमारे ऋषियों ने हमें सारी चीज़ें समझाई हैं। तो ये जो विशेष लाइन बोली गई है, इसका मतलब है कि जब बादल छाए होते हैं, बिजली कड़कती है, वर्षा बारिश होती रहती है, तो उस समय, उस समय हमारा मन भी करता है कि हम पकोड़े खाएं, और उसी समय आपको ये खाना है। बाकी जैसे बीच बीच में वर्षा ऋतु रुक जाती है, कभी 1-2 दिन का गैप देखो, आप देखोगे कि गर्मी शुरू हो जाती है, अचानक बारिश आई, फिर वापस बारिश रुक जाती है, तो वैसे समय पे इसका सेवन न करें। इसी जो टिपिकल मैंने आपको बताया है, ये श्लोक का ध्यान रखो दोस्तों, इस टिपिकल वातावरण में ही उसका सेवन करें। और उसके ऊपर आसव अरिष्ट जरूर लें। आसव अरिष्ट लिक्विड दवाइयाँ होती हैं, ये नेचुरल अल्कोहल बेस होती हैं, उष्ण होती हैं, और ये अम्ल होती हैं, उष्ण होती हैं, और ये जो हमने पकोड़े खाए होते हैं, तले हुए चीज़ें खाए होते हैं, उसको ये पचा देती है। और भी सारी चीज़ें हैं, चटपटी चीज़ें हैं, आप घर में बना रहे हैं चटपटी चीज़ें, जैसे वड़ा हो गया, और शेव पूरी हो गया, समोसा हो गया, तो थोड़ा मैदा खा सकते हैं इस ऋतु में। तो ऐसी चटपटी नमकीन, देखो मुंह में पानी आ रहा है ना तो ऐसी चटपटी नमकीन चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। और उसके साथ में इस आसव अरिष्ट का आप पीला, अगर आसव अरिष्ट नहीं ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, सादा हल्का गुनगुना पानी पी रहे हैं, तो उस पानी में आप मध डाल के, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो भी पानी आपको पीना है उसमें हल्का सा मध डाल के पीजिए। और दोस्तों, विशेष एक और चीज़ें बताई गई हैं कि बारिश की जो वर्षा ऋतु होता है, जो बारिश का पानी गिरता है, माहेंद्र तप्त शीतम वा कोपम सारसम में वा, मतलब जो
बारिश की पानी गिरते हैं उसे आप कलेक्ट कर लीजिए। डायरेक्ट कलेक्ट करना है आपको, उसको किसी पात्र में डायरेक्ट कलेक्ट करना है, कहीं से वो टकरा के नहीं आए, छत का गिरा हुआ नहीं हो, किसी पेड़ वगैरह से टकरा के नहीं आए। डायरेक्ट जब वो गिरता है उसे आप कलेक्ट कर लें। उस बारिश के पानी को कलेक्ट करके उसे गर्म करके फिर उसे हल्का हल्का गुनगुना करके या फिर नॉर्मल टेम्परेचर में आप उसे उसका आनंद उठा सकते हैं। उसमें भी आपको मत डालना, ध्यान रखिए। तो उस तरह से आप उसको आप पी सकते हैं। तो देखो कितना नेचुरल तरीका ये आयुर्वेद में बताया गया है कि आप पानी जो है, जो नेचुरल पानी आ रहा है, उसका आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बताने का भी एक कारण है, क्योंकि जब बारिश होता है तो आप देखेंगे कि पानी जो होता है, खास करके नदी की पानी होते हैं और कुएं का पानी होता है, ये थोड़ा सा मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, क्योंकि मिट्टी वगैरह उसमें बह के जाती है। तो इसके कारण इस तरह से पानी का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा गया है। खैर आज तो हर जगह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, साफ सुथरा पानी भेज रही है, फिर भी अगर पॉसिबल है तो इस तरह से आप उस पानी का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों और आप रोग के बारे में बात करेंगे, वर्षा ऋतु में होने वाले रोग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वातावरण पूरा ठंडा हो जाता है, शीत हो जाता है, तो दर्द, पेन है ना, उंगलियों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, जो दर्द वाली बीमारियां हैं ये इस ऋतु में खास करके बढ़ जाती हैं। अगर किसी को पहले से ही है तो उनको शुरू हो जाती है, अगर किसी को नहीं है तो थोड़ा बहुत उनको भी हो जाता है। और इस दर्द वाली बीमारियां, कई लोगों को स्किन के डिजीज हो जाते हैं, ड्राई स्किन हो जाते हैं, त्वचा एकदम रूक्ष हो जाती है। तो ऐसी भी बीमारियां, जो ये सारी बीमारियां होती हैं, इनमें दोस्तों वर्षा ऋतु में आप अपना शुद्धि करा लें। वमन विरेचन कराने के बाद में आस्थापन नाम की बस्ती होती है, बस्ती का प्रयोग करें। इसके लिए आप अपने चिकित्सक की सलाह ले लें कि इन रोगों से कैसे बचा जाए। ध्यान रहे, मैं फिर से कह रहा हूँ, दर्द वाले, जहाँ पे आपकी उंगलियाँ, आपके घुटने और कोई भी उम्र हो जहाँ पे ये दर्द रहता है आपके जोड़ों में, और दूसरा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, तो इन त्वचा रिलेटेड बीमारियाँ जो भी होती हैं, इनके लिए विशेष आप अपनी शुद्धि करा के और बस्ती, और उसके बाद में ये कुछ ट्रीटमेंट होते हैं, और उसके बाद में रसायन का इस्तेमाल करें तो आप उस रोग से बचे रहेंगे। दोस्तों और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें आयुर्वेद में बताई गई हैं कि किस तरह से हमको इन चीज़ों से और ये ठंडे वातावरण से, जो वात बढ़ाने वाला वातावरण है, इससे हम कैसे पूरी तरह बचा रहें। और अपादचारी सुरभि सततम धूप पीताम्बरा, दो अपादचारी। अब इस श्लोकी का मतलब देखो कैसा है कि आप वर्षा ऋतु में बाहर नंगे पैर न जाएं, कीचड़ में न जाएं, अपने पैरों को ज़्यादा भिगाए नहीं। और लेकिन काम के सिलसिले में अगर हमको जाना पड़ रहा है, तो कभी कभी हम तो काम के सिलसिले में जाते हैं तो हमारा पैर भीग जाता है। बच्चे होते हैं, मानते नहीं है, बारिश के मौसम में भीगने का भी तो मन करता है, तो हम भीग जाते हैं। तो भीग गए तो क्या करें। भीग गए दोस्तों, तो जब आप घर में रिटर्न आ रहे हैं तो सबसे पहले तो उस भीगे हुए कपड़े को उतार देना है। एक भी कपड़ा ना रखें, तो वॉशरूम में जाएं, एक भी कपड़ा ना रखें, क्योंकि वो भीगा हुआ कपड़ा आपको बीमार कर देगा। जैसे ही आप घर में पहुंचे, भीगा हुआ कपड़ा पहले है उसे उतार दें, और गुनगुने पानी से हाथ पैर अच्छी तरह से धो लें। गुनगुना पानी ही इस्तेमाल करें, और फिर उसके बाद अच्छी तरह से उसको ड्राई कर लें, हाथ पैर को सूखने दें। पंखे के नीचे न सुखाएं, अच्छे नेचुरल तरीके से आप टॉवल से उसे सुखा सकते हैं। उसके बाद तेल लगा लें, हल्का गुनगुना तेल आपके पैरों में, आपके हाथों में लगा लें। इससे आप बचे रहोगे। बच्चे भीग के आते हैं तो उनके भी ध्यान रहे, पैर के तलवों में न लगाएं, क्योंकि फिसलने का डर होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें। और इस तरह से तेल हल्का गुनगुना, तिल का तेल इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा। इससे तेल लगाने से क्या होगा कि न तो वहाँ पे जो वायु बढ़ा हुआ है वातावरण के कारण, आप भीग के आए हैं ठंडे पानी में, तो वायु नहीं बढ़ेगा, और दूसरा आपकी त्वचा जो है वो रूक्ष नहीं होगी, ड्राई नहीं होगी, तो उस चीज़ से आप बच जाएंगे। तो इस तरह से तेल का प्रयोग कर सकते हैं। सर पे अगर तेल लगा रहे हैं तो हफ्ते में 3 बार तेल आप लगा सकते हैं। सर पे तेल लगाने से भी वो उस टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। ध्यान रहे, ये सारी चीज़ें मैं उस समय की बता रहा हूँ जब आप भीग के आते हैं, तो ये ज़रूर करें। ये करना आपको उस रोग से, उस ड्राइनेस से, उस चीज़ से आपको बचा लेगा। और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे धूप करना। धूप मतलब धुआं जो होते हैं, नेचुरल शास्त्रोक्त जो धुएं होते हैं, धूप होते हैं, घर में धूप कीजिए। अगर किसी को अस्थमा की बीमारी है, सूखी खांसी, ऐसी कुछ बीमारी है, तो धूप न करें घर में।
इस धूप से क्या होता है कि जो एक वातावरण पूरी तरह नम हो जाता है, बारिश के कारण नम है ना, वेट हो जाता होगा, तो ये धूप क्या करेगा कि उस नमता को, क्योंकि धूप ड्राई होता है, तो ये उस सूखेपन को, उस वेट वेट जो हुआ रहता है उस गीलेपन को ये दूर कर देता है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और आप अपने कपड़ों पे भी धूप कर सकते हैं। कपड़ों पे जैसे कभी कभी कपड़े हम रखे रहते हैं तो उसमें फंगस वगैरह लग जाते हैं, तो और इस मौसम में विशेष तो कपड़ा आयन करके ही पहने, कौन सा भी कपड़ा हो। आपके अंडर गारमेंट भी, जी हाँ, आपके अंडर गारमेंट भी हैं तो उसे अच्छी तरह सुखा के आयन करके ही पहने, वरना कई प्रकार के त्वचा विकार वहाँ होने के चांसेस हो जाते हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। और खाने के बारे में तो मैंने आपको बचित है। बाकी गेहूं का सेवन, जितने प्रकार के दाल हैं, दाल का सेवन, दाल के सूप का सेवन, इस तरह से आप उन सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट का सेवन कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट में आते हैं कई प्रकार के ड्राई फ्रूट हैं, खजूर है, बादाम है, अखरोट है, ये सारी आप अपने प्रकृति के अनुसार, खजूर विशेष आप इस खारिक जिसे कहते हैं खजूर, वो विशेष आप इस सीज़न में आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी दोस्तों। तो अपने आप को ध्यान रख रही है, इस वर्षा ऋतु में भीगिए, लेकिन भीगने के साथ साथ में अपने आप को बचाए भी रखिए, और बचाने के साथ साथ में स्वस्थ रहिए। तो इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलूँगा फिर आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।